जय हिंद बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर धारा वैद्युत। और आज हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा के बारे में, साथ ही साथ हम धारा के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल को भी समझेंगे। स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। तो अब समझिए, अगर हम बात करें पदार्थों की, अगर हम पदार्थ का मतलब है द्रव्य की बात करते हैं, पदार्थ मतलब द्रव्य, तो अगर धारा के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण किया जाए तो हमको मालूम है कि जो पदार्थ होते हैं, जो द्रव्य होता है, वो तीन प्रकार का होता है। पहले होते हैं चालक, दूसरे होते हैं अचालक, और तीसरा प्रकार होता है इसका अर्धचालक। समझिए, चालक, अचालक और अर्धचालक, इनमें बेसिक फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। अब अगर हम चालकों की बात करें तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश गति कर सकता है, आवेश गति करता है या कर सकता है। और जब किसी चालक में आवेश गति करता है तो उसी को हम धारा कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित होती है। वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं। अचालक क्या होते हैं? इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती। क्लियर? तीसरी कैटेगरी आती है अर्धचालक। ये अर्धचालक क्या है? अर्धचालक बेटा एक ऐसे पदार्थ होते हैं, या हम ये कहें ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में और निम्न ताप पर, यानी कि प्योर और लो टेम्परेचर पर अर्धचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु यदि उनका तापमान बढ़ा दिया जाए या उनमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो वो चालकों का व्यवहार करने लगते हैं, चालकों की तरह कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों को बोलते हैं अर्धचालक। मतलब इनमें चालक और अचालक दोनों की तरह व्यवहार करने की शक्ति होती है। बात हम चालकों की करेंगे और इस चैप्टर में हम मेनली चालकों को ही पढ़ेंगे। तो चालक मतलब वे पदार्थ जिनमें आवेश गति कर सकता है या जिनमें धारा प्रवाहित होती है, उनको चालक कहते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें, उदाहरण, तो जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं हैं सारी चालक हैं। मनुष्य का जो शरीर है वो चालक है। आयनीकृत जो गैसें होती हैं वो चालक होती हैं। इस चैप्टर में हम चालक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चालक की जो एक गुण हमने पढ़ा कि वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित हो सकती है या जिनमें धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं। अगर हम बात करें चालक, तो इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे किसको? धातुओं को। और धातुओं का एक प्रमुख गुण होता है कि धातुओं में हमेशा कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके कारण ये धारा प्रवाहित कराती हैं। हम इस चैप्टर में आगे ये भी पढ़ेंगे कि धारा क्या होती है, ये भी पढ़ेंगे कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है हमारा वैद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। अब समझिए धारा क्या होती है। मान लीजिए आपके पास कोई चालक है, ये रहा चालक। आपको मालूम है कि इस चालक की एक विशेषता होती है कि इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, परंतु किसी भी चालक में अपने आप धारा प्रवाहित तो नहीं होती, अपने आप तो नहीं होती। अगर ऐसा होने लगे तो मान लो ये एक लोहे का टुकड़ा, हम जैसे ही इसको छुएंगे हमको करंट लगना चाहिए। तो अपने आप किसी भी चालक में या किसी भी धातु में धारा प्रवाहित नहीं होती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें चालक के जो सिरे होते हैं उनके मध्य विभवांतर स्थापित करना पड़ता है। मतलब चालक के सिरों को हमें सेल या बैटरी से जोड़ना पड़ता है। जैसे ही हम सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो इसका एक सिरा धन विभव पर आ जाता है और एक सिरा ऋण विभव पर आ जाता है, जिसके कारण इस चालक के अंदर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गति करने लगते हैं। यानी कि इसके अंदर जो आवेश है वो गतिमान हो जाता है, आवेश गतिमान हो जाता है, और आवेश की इस गति को ही धारा कहते हैं। तो सिंपल अगर बात की जाए तो जब किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित किया जाता है या विभव स्थापित किया जाता है तो आवेश चालक के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करने लगता है। आवेश की इसी गति को धारा कहते हैं। सामान्यतः अगर हमने परिभाषा क्या पढ़ी है? आवेश की गति को धारा कहते हैं। गतिमान आवेश
और ये गतिमान आवेश कहाँ होगा? चालक में। गतिमान आवेश को धारा कहते हैं। ये तो देखो इसकी परिभाषा हो गई थ्योरी में, लेकिन अगर हम बात करें कि इस धारा का मान क्या होगा, जैसे हमने बोला कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करने लगता है। आवेश की इसी गति को धारा कहते हैं। मान लीजिए किसी भी चालक में विभवांतर स्थापित करने पर Q आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करता है तथा इसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में जो समय लगता है वो है T। जो समय लगता है वो क्या है? T। तो अगर बात करी जाए धारा की, तो धारा की परिभाषा ये भी बन सकती है, चालकों में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। अब देखिए आवेश प्रवाह की दर का मतलब क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर का मतलब होता है एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा क्लियर? तो सिंपल समझ लीजिए कि जब भी किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित किया जाएगा तो आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करेगा, इसी को धारा कहेंगे। और अगर धारा के मान की बात की जाती है तो आवेश प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही धारा कहते हैं। अगर हम धारा की बात करें तो देखिए धारा जो है, धारा कैसी है? एक अदिश राशि है। कैसी है? एक अदिश राशि है। वैसे तो धारा में दिशा होती है, लेकिन ये क्या होता है कि सदिश के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए हम इसको अदिश राशि मानते हैं। प्रदर्शित करते हैं इसको I से, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्योंकि ये एक मूल राशि है इसलिए इसका खुद का मात्रक होता है, मूल मात्रक होता है, जिसे बोला जाता है एम्पियर। क्लियर? अब अगर हम इस धारा के मान की बात करें कि धारा का मान कैसे, तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका? अगर धारा का आपसे बात की जाए तो धारा का मान होता है I = Q/T। क्लियर? समझ लीजिए ये जरूरी नहीं है कि Q हम लिखें, हम चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, स्मॉल I = Q/T। तो स्मॉल I स्मॉल Q या कैपिटल I कैपिटल Q, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फार्मूला होता है I = Q/T। ये जो फार्मूला हम लगाते हैं ये हम धारा के औसत मान के लिए लगाते हैं, धारा का औसत मान। औसत मान का मतलब है एवरेज। क्लियर? लेकिन मान लीजिए अगर आपसे ये बोल दिया जाता है कि किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाला जो आवेश है वो समय का एक फलन है। समय का एक फलन है मतलब समय के साथ साथ प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा बदल रही है। तो जब समय के साथ साथ प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा बदलती है तो हम धारा का तात्क्षणिक मान निकालते हैं। कौन सा मान निकालते हैं? तात्क्षणिक मान, जिसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ये फॉर्मूला होता है इसका I = dQ/dt, यानी कि इसमें हम अवकलन विधि का प्रयोग करते हैं। जब आवेश का मान किस पर निर्भर करता है? समय पर निर्भर करता है, समय के फलन के रूप में दिया जाता है, तो हम धारा के तात्क्षणिक मान की गणना करते हैं और तात्क्षणिक मान के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं I = dQ/dt। अब एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, I का फॉर्मूला आया Q/T। क्या आया? Q/T। तो अगर हम I = Q/T से समझते हैं तो यहां पर आपका फॉर्मूला आ रहा है I = Q/T। लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो Q होता है, Q यानी कि आवेश, ये किसके इक्वल होता है? N × E के। N × E अगर इसका मान रख लेते हो तब क्या होगा? तब I = आपका क्या हो जाएगा? N × E/T।
आई इज इक्वल क्या हो गया, एन इंटू ई अपॉन टी। अगर हम यहाँ पर ये मान लें, यदि आई बराबर 1 एम्पियर तथा जो आपका टी है इसको भी कितना मान लें, 1 सेकेंड, अर्थात किसी चालक में प्रति सेकेंड 1 एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है या कहा जाता है एम्पियर की परिभाषा क्या होगी। तो हम यहाँ से एम्पियर की परिभाषा निकालने वाले हैं। एम्पियर की परिभाषा के लिए हम मानते हैं I इज इक्वल 1 एम्पियर और T इज इक्वल 1 सेकेंड। अगर ये कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं तब जो आपका आएगा वो आपका क्या आएगा, फॉर्मूला होता है I इज इक्वल एन इंटू ई अपॉन टी। तब जो आपका n आएगा, n इज इक्वल क्या होगा, I इंटू टी अपॉन ई। I भी 1, T भी 1, E कितना 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। क्लियर। तो अब समझ लीजिए, धारा का मान होता है Q अपॉन टी, Q का मान होता है N इंटू ई, जहाँ N होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इस प्रकार से फॉर्मूला निकल के आ गया I इज इक्वल एन इंटू ई अपॉन टी। क्लियर, I इज इक्वल एन इंटू ई अपॉन टी। अगर हम यहाँ से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें तो कितनी निकल के आ रही है, 6.25 इंटू 10 की घात 18। अर्थात यहां से आप एम्पियर की परिभाषा बना सकते हैं क्या, यदि किसी चालक में प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं या गुजरते हैं तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उस चालक में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। या हम यूं कहें कि यदि किसी चालक में प्रति सेकेंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उससे 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। क्लियर, यहाँ से आपकी धारा की परिभाषा या कहें कि एम्पियर की परिभाषा निकल के आती है। और हमको ये भी मालूम पड़ जाता है कि प्रति सेकेंड 1 एम्पियर की धारा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने चाहिए। तो एक सिंपल सा टॉपिक था धारा। धारा मतलब आवेश प्रवाह की दर, या हम यूं कहें कि जब भी चालक पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं। इसी आवेश की गति को बोला जाता है धारा। क्लियर, आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं। अगर हम बात करें धारा की तो देखिए धारा 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी दिष्ट धारा, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। जो आपकी दिष्ट धारा है इसको बोलते हैं डीसी, जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है इसको बोलते हैं एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। अब दोनों धाराओं में फर्क समझिए। पहले समझते हैं प्रत्यावर्ती धारा को। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम धारा और समय के बीच ग्राफ बनाएं, धारा और समय के बीच अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया आपका I, ये हो गया आपका T। धारा और समय के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब समझिए। पहले कुछ समय तक धारा क्या रहती है, धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक। यानी कि यदि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निरंतर बदलता है तथा उसकी ध्रुवता एक निश्चित समय के बाद बदलती है, मान जो होगा वो क्या होगा, लगातार बदलता रहेगा, तथा उसकी जो ध्रुवता का मतलब है पोलरिटी, एक निश्चित समय अंतराल के बाद परिवर्तित होती रहती है, तो इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। मतलब मान लगातार बदलता है और दिशा जो होगी वो एक निश्चित समय के बाद बदल जाएगी, तो ये प्रत्यावर्ती धारा है। जो दिष्ट धारा होती है, दिष्ट धारा में दिशा नहीं बदलती, दिशा नहीं बदलती, लेकिन इसका जो मान है वो बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। दिशा तो नहीं बदलती, इसीलिए इसको दिष्ट कहा जाता है कि इसकी दिशा एक फिक्स होती है, दिशा नहीं बदलेगी, ये धनात्मक रहेगी हमेशा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी,
जब हम बात करते हैं इसके मान की, तो इसका मान बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। इस आधार पर ये दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थिर दिष्ट धारा और एक होती है परिवर्ती दिष्ट धारा। स्थिर दिष्ट धारा क्या होती है? अब देखो, अगर स्थिर दिष्ट धारा के लिए आप समय और धारा के बीच अगर ग्राफ बनाते हो, ये धारा ये समय, इन दोनों के बीच अगर आप ग्राफ बनाते हो, तो इसका जो ग्राफ आपको मिलेगा वो ग्राफ आपको एक सीधी रेखा या सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ये ग्राफ है आपका किसका? स्थिर दिष्ट धारा का। यानी कि मान भी नियत है और दिशा भी नियत है, हमेशा ऊपर रहेगी, मूल बिंदु के ऊपर, मतलब धनात्मक रहेगी। और क्या है, मान भी स्थिर है, न कम ज्यादा नहीं हो रहा। तो इस प्रकार की दिष्ट धारा को बोलते हैं स्थिर दिष्ट धारा। दूसरी जो आपकी होती है वो होती है आपकी परिवर्ती दिष्ट धारा। अब देखो, परिवर्ती दिष्ट धारा के लिए जब आप ग्राफ बनाते हो, तो परिवर्ती दिष्ट धारा में आपको मालूम है धारा की जो दिशा है वो तो नियत रहेगी, लेकिन इसका जो मान है वो लगातार बदल सकता है। तो ये जो धारा होती है, इस प्रकार की धारा को क्या बोलते हैं? इस धारा को बोला जाता है परिवर्ती दिष्ट धारा। यानी कि देखो, हमेशा लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर होने का मतलब है तो हमेशा धनात्मक, मतलब मान नहीं बदल रहा। लेकिन अगर हम बात करें मान बदल रहा है लेकिन इसकी दिशा नहीं बदल रही, तो इस प्रकार की ये जो धारा है, इस धारा को बोला जाता है परिवर्ती दिष्ट धारा। तो ये धारा का वर्गीकरण था। दो प्रकार की होती है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती में मान लगातार बदलता है, जबकि दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदलती है। दिष्ट धारा में मान बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता, परंतु दिशा स्थिर रहती है, दिशा कभी नहीं बदलती। अगर मान बदलता है तो उसको परिवर्ती दिष्ट धारा बोलते हैं, और अगर मान भी स्थिर रहता है तो उसको स्थिर दिष्ट धारा बोलते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि आगे क्या है। देखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो पीछे के सालों में बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। एक एक करके 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर धारा 30 सेकंड तक बहती है। परिकलन कीजिए तार में प्रवाहित आवेश तथा तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो, हमको दिया क्या है? दिया गया है धारा, कितनी दी है? 20 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का मतलब 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। कितने समय तक प्रवाहित हो रही है? 30 सेकंड तक। क्या निकालना है? आवेश की मात्रा निकालनी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो अब जरा यहां पर समझिए, आप जब इसको सॉल्व करते हो तो हमने क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ा है I इज इक्वल होता है Q अपॉन T। तो अगर हम यहां से Q निकालें तो Q इज इक्वल क्या आएगा? I इंटू टी। एक सिंपल सा फॉर्मूला, Q इज इक्वल I इंटू टी। मान रखिए I का मान कितना है? 20 इंटू 10⁻⁻6। T कितना है? 30 सेकंड। गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 600 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, कूलाम। और 600 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम को आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हो 6 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, पहला आंसर तो आपका ये आ गया। दूसरा आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रवाहित आवेश, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो। दूसरा जो आपको निकालना है, आपने पढ़ा है Q इज इक्वल होता है N इंटू ई, यानी कि N इज इक्वल Q अपॉन ई। मान रखो Q का मान 6 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 में 1.6 का भाग होगा तो 3.16 3 12 बचेगा। 16 85 16 छक्का 96 16 सत्ते 112 और 8 16 पंचे 80।
तो 3.75 ये आ जाएगा, 6 में 1.6 का भाग देने पे 10 की घात -19 ऊपर जाएगा प्लस का, तो 10 की घात 19 में से 4 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 10 की घात 15 बचेगा। तो ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब समझ लीजिए, अगर ये क्वेश्चन दिया है कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम धारा का फॉर्मूला लगा देते हैं, I इज इक्वल Q/T। Q/T से हमने Q का मान निकाल लिया और उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया है Q इज इक्वल N इंटू E, N का मान आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु A से B की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 की घात -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, धारा का मान एवं उसकी दिशा। अब एक बात समझ लीजिए, जब हमने धारा की बात की थी तो देखो, जो धारा होती है, धारा धन आवेश की दिशा में बहती है। धारा की जो दिशा होती है धन आवेश की दिशा में बहती है, और अगर ऋण आवेश की बात की जाए एवं ऋण आवेश के विपरीत, धन आवेश के समान और ऋण आवेश के विपरीत तो अगर किसी परिपथ में ऋणावेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। क्लियर? धनावेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा उसी की दिशा में प्रवाहित होगी, ये याद रखना आगे के लिए। क्वेश्चन में दिया गया है आपको, आवेश दिया गया है कितना, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, Q इज इक्वल 10 की घात 9 और इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10 की घात -19, गुणा करेंगे तो आवेश कितना आया, 1.6 इंटू 10 की घात -10 बचेगा कूलाम। समय कितना दे रखा है, 10 की घात -3 सेकंड। अब यहां पर देखिए, अब आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है धारा। क्या निकालनी है, धारा। धारा का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल Q/T। Q कितना, 1.6 इंटू 10 की घात -10 अपॉन T 10 की घात -3। 10 की घात -3 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 में से ये 3 कम हो जाएगा, कितनी बचेगी धारा, I इज इक्वल 1.6 इंटू 10 की घात -7 एम्पियर। क्लियर? कितनी आ गई धारा, 1.6 इंटू 10 की घात -7 एम्पियर। और अब यहाँ पर दिशा की देखिए बात कर रहे हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेश। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे धारा उसके विपरीत जाएगी। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, ए से बी, तो जो आपकी धारा होगी, धारा वो किधर से किधर जानी चाहिए, बी से ए। किधर जानी चाहिए, बी से ए। तो जो दिशा होगी आपकी वो होगी बी से ए की तरफ। क्लियर? क्योंकि हमको मालूम है धारा धनावेश के समान दिशा में एवं ऋणावेश के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड 1.0 इंटू 10 की घात 18 प्रोटॉन एवं इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा बहती है। तो अब एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन भी गुजर रहे हैं, प्रोटॉन भी गुजर रहे हैं। अगर हम इसका डायग्राम बना के देखें तो मान लीजिए ये एक विसर्जन नलिका है, विसर्जन नलिका है। इसमें मान लीजिए प्रोटॉन जो है वो आपके इधर से इधर जा रहे हैं। अब प्रोटॉन इधर से इधर जा रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके इधर से इधर आ रहे हैं। तो अब धारा देखो, प्रोटॉन के कारण जो धारा होगी वो तो प्रोटॉन के समान होगी, क्योंकि धनावेश है। धनावेश की जो धारा होती है वो धनावेश के समान होती है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की धारा की, तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा होगी वो इसके विपरीत होगी। इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं, धारा आगे जाएगी। अब देखो ये वाली धारा, ये धारा दोनों क्या है, समान दिशाओं में आ गए।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के विपरीत थे, परंतु इनकी जो धाराएं आएंगी, इलेक्ट्रॉन की धारा या प्रोटॉन के कारण जो धारा होगी वो समान दिशा में आ जाएगी। और जब इनकी धाराएं समान दिशा में आ गई, इसका मतलब क्या, ये दोनों धाराएं जुड़ जाएंगी। जब दोनों धाराएं जुड़ेंगी तो देखो फॉर्मूला अगर हम बात करें तो कुल धारा क्या निकालनी है हमको, कुल धारा। कुल धारा I का फॉर्मूला क्या होगा, IP प्लस IE, यानी कि प्रोटॉन की धारा प्लस इलेक्ट्रॉन की धारा। अब प्रोटॉन की धारा एवं इलेक्ट्रॉन की धारा का मतलब क्या है, इसको अगर हम देखें तो N इंटू पी अपॉन टी प्लस N इंटू ई अपॉन टी। Q इज इक्वल एन ही होता है, प्रोटॉन के लिए P यूज कर लिया, इलेक्ट्रॉन के लिए E यूज कर लिया, अपॉन में T धारा का जो मान है आपने पढ़ रखा है, I इज इक्वल एन इंटू ई अपॉन टी। ठीक, समय कितना दिया है, प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड। कितने प्रोटॉन दे रखे हैं, इसकी बात करें तो प्रोटॉन है 1.0 इंटू 10 की घात 18 इंटू प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 अपॉन 1 प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2.7 इंटू 10 की घात 18 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 बटे 1। अब इन दोनों में देखो 1.6 इंटू 10 की घात 19 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 1 और ये 2.7 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये जो आपकी धारा निकलेगी I वो निकलेगी 1.6 इंटू 10 की घात -19 कॉमन था इंटू 1.0 इंटू 10 की घात 18 और 2.7 इंटू 10 की घात 18, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये होगा 3.7 इंटू 10 की घात 18। करिए गुणा, इसका गुणा आप करोगे 16 का करते हैं, 16 सत्ते 112 की 2 हासिल लगी 11, 16 3 48 और 11 59। फिर से समझ लीजिए, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 की 2 हासिल लगा 11, 16 तिया 48 और 11 59। कितने के बाद, 1 2 के बाद दशमलव, तो ये आएगा 5.92 इंटू 10 की घात -1 -19 और प्लस का 18, कितना बचेगा 10 की घात -1, या इसको चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 0.592 एम्पियर। कितनी धारा आ गई विसर्जन नलिका में, विसर्जन नलिका में आपकी जो धारा आ रही है वो आ रही है 0.592 एम्पियर। एक सिंपल सा तरीका है, प्रोटॉन जब प्रवाहित होंगे तो वो अपने कारण एक अलग धारा उत्पन्न करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होंगे तो वो एक अलग धारा उत्पन्न करेंगे। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों के मान क्या होंगे, दिशाएं समान है तो जुड़ जाएंगे, कुल धारा आ जाएगी ये IP प्लस IE, जोड़ने के बाद मान कितना आया ये। क्लियर है, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 10 की घात -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भ्रमण करता है, इसके समतुल्य धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब समझ लीजिए किस में भ्रमण कर रहा है, फिर से समझिए, इलेक्ट्रॉन त्रिज्या कितनी दी गई है 5.0 इंटू 10 की घात -11, वेग कितना दिया है 2.2 इंटू 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर, हमको आवेश दिया गया है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, और हमको निकालना क्या है, धारा निकालनी है। तो अब देखो बेटा, धारा निकालने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, I इज इक्वल होता है Q अपॉन T, T मतलब समय, T मतलब समय। तो अगर हम समय की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो एक पूरा चक्कर लगाने के समय को बोला जाता है आवर्तकाल, यानी कि T।
आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2πr/v। समझ लो, ये नाभिक, ये वृत्तीय कक्षा, इस वृत्तीय कक्षा में लगा रहा है इलेक्ट्रॉन चक्कर, ठीक है, ये त्रिज्या r। जब ये चक्कर लगाएगा कितने वेग से, v वेग से, तो ये जो दूरी चलेगा पूरे एक चक्कर में, इसको बोला जाएगा परिधि, यानी कि 2πr। और आपने पढ़ा है समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल, तो दूरी हो गई 2πr एक चक्कर की, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने की, चाल हो गई v, तो t इज इक्वल 2πr/v। मान रखेंगे, मान निकालेंगे इसका, कितना आएगा, तो t इज इक्वल 2 इंटू πr/v। पाई का मतलब 3.14, r कितना है 5 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन v, v है आपका 2.2, या चाहो तो आप पाई का मान यहाँ पे रख सकते हो। क्या रख सकते हो, यहाँ पे आपने रखा मान 2πr, यानी कि 2 पाई का मान 22/7 इंटू r कितना है 5 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन v 2.2 इंटू 10⁻6। अब देखना 2.2 से इसको कैंसिल करोगे कितने बार जाएगा, 10 बार। तो देखो 5 दूनी 10, 2 पंचे 10 और 10 100 हो गया। अब यहाँ पर समझना कितना आएगा, यहाँ पे हम पहले निकालते हैं t, तो t आ रहा है आपका 100 इंटू 10⁻⁻11 बटे 7 इंटू 10⁻6, यानी कि t इज इक्वल, 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 2 बचा, 2 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और लगभग 7 8 56, 14.28 इंटू 10 की घात, देखिए 6 ऊपर जाएगा माइनस का, तो 11 और 6 17 सेकेंड। क्लियर। अगर इतना निकल रहा है तो तब धारा का मान क्या होगा, धारा आपने पढ़ा है I इज इक्वल क्यू अपॉन टी। क्यू कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे 14.28 इंटू 10⁻⁻17। अगर हम इसको चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1.6 बटे इंटू 10⁻⁻19 बटे 1.4 इंटू 10⁻⁻18, सॉरी 10 एक अंक इधर और आएगा -16। 14.28 था, इसको 1.4 कर लिया, 1 दशमलव की जगह उधर एक घात बढ़ा दी, तो -17 की जगह कितना रह गया, -16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आपका आएगा, ये आएगा आपका 14 एकम 14, कितना बचा 2, 14 एकम 14 6, 1.14 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। 16 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 19 में से 16 कम होगा, कितना बचेगा 10⁻⁻3 एम्पियर। ये आ गया आपकी धारा का मान जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में चक्कर लगाता है। क्लियर। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको धारा केवल सीधा निकालने को बोली जाए, आपको इलेक्ट्रॉन की, जैसे ये दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है हाइड्रोजन परमाणु में, इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, या इसके अलावा आपको आयन के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से धारा निकालने को बोला जा सकता है। क्लियर। अगर हमको धारा निकालनी है तो हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट करेंगे इसको, फिर बढ़ेंगे आगे अगले टॉपिक की तरफ। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझिए। जैसे हमने बात की धारा की,
तो हमने क्या बोला, धारा जो होती है वो किन में प्रवाहित होती है, चालकों में। चालक मतलब मुख्यतः हमने क्या लिया हुआ है, इसमें धातुएं ली हैं। तो अब पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझिए कि ये धातुएं जो होती हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। अब अगर हम किसी भी धातु की बात करें तो सामान्यतः जो परमाणु होते हैं उनके सभी परमाणुओं के केंद्र पर क्या होता है, धनावेशित नाभिक, और इस नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं होंगी, और इन कक्षाओं में, ये जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अलग अलग कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अलग अलग है। क्लियर? अगर हम इस प्रकार से देखें तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है वृत्तीय कक्षाओं में, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, ऋणावेशित होता है, नाभिक धनावेशित। दोनों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करेगा। यही आकर्षण बल किसका, यही आकर्षण बल इसके लिए, इसको घुमाने में मदद करता है, जिसके कारण ये चारों तरफ घूमते हैं, अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। लेकिन अगर हम यही बात देखें तो ये अंदर की जो कक्षा है इसके इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल सबसे ज्यादा, और बाहर की जो कक्षा है इसके इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्योंकि अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन सबसे पास होते हैं तो दूरी कम होती है। और आपने पढ़ा है कि जो स्थिर वैद्युत बल है वो क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जो पास होगा उस पर बल ज्यादा लगेगा, जो दूर होगा उस पर बल कम। तो सबसे बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होता है। इस स्थिति में जब किसी भी धातु के परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है, तो बाहर से ऊर्जा मिलने पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर निकल आता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी धातु के परमाणु में सबसे बाहर की कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ बड़ी ही कमजोरी से जुड़े होते हैं, या उन पर लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण जब उन्हें बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वो अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर निकल आते हैं। और धातु की परिसीमा में, धातु की परिसीमा का मतलब क्या है कि धातु के अंदर परमाणु से निकल आएंगे, कक्षा से निकल आएंगे, लेकिन धातु के अंदर ही वो इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से घूमने लगते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये धातुओं का विशेष गुण होता है कि हर धातु में सामान्य तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जब धातु के अंदर एक सिरे से, मान लीजिए ये एक धातु है, इसके अंदर हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जब यही मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा रहे हैं, इसका मतलब आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा रहा है। क्लियर? तो जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं इसी को बोला जाता है धारा। परंतु अगर हम बात करें सामान्य तापमान पर, किस पर, सामान्य तापमान पर या सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था का मतलब है कि जब इस पर लगने वाला विभवांतर कितना हो, 0। तो धातु के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात तो सही है। परंतु सामान्य अवस्था में जब बात करी जाती है तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति करने की दिशा होती है वो कुछ ऐसी होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी दिशा में गति कर सकता है। इनकी जो गति होती है ये गति कोई फिक्स नहीं होती। ये क्या है, ये कभी भी किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों की जो औसत चाल है या औसत गति है वो कैसी मान ली जाती है, 0। सभी धातुओं में सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धातु के अंदर मुक्त रूप से विचरण करते हैं, गति करते हैं। परंतु मुक्त रूप से विचरण करने का मतलब क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में जाने लगता है, जिसके कारण जो औसत ट्रांसफर का है या औसत गति जो मानी जाती है इलेक्ट्रॉनों की वो 0 मानी जाती है। परंतु जब इसी चालक के सिरों को, ठीक है, ये चालक था, इसी चालक के सिरों को हम क्या करते हैं, किसी बैटरी से जोड़कर सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित किया जाता है।
बैटरी से जोड़ के जैसे ही हम विभवांतर स्थापित करेंगे, यानी कि एक सिरा धन विभव पर आएगा और एक ऋण विभव पर आएगा, तो जैसे ही विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो विभवांतर स्थापित करने पर होता क्या है कि जैसे ही चालक के पर विभवांतर स्थापित करोगे, चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये उच्च आवेश से यानी कि धन विभव से ऋण विभव की ओर होगा। तो विभवांतर स्थापित करने पर चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। अब ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश, ये वैद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाता है जो क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों की गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, या हम यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। तो अब पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए फिर से। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब सामान्य अवस्था में, या हम करें किसी भी परमाणु के अंदर धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर बत्ती कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल सबसे अधिक तथा बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होता है। धातुओं में सामान्य तापमान पर जब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है तो सबसे बाहर की कक्षा का इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल आता है और धातु की परिसीमा में मुक्त रूप से विचरण करने लगता है। इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन जब धातु में एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करता है तो ये अपने साथ आवेश ले जाता है, और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है धारा का प्रवाहित होना। लेकिन अगर हम धारा के प्रवाहित होने की बात करें तो देखिए, सामान्य तापमान पर या सामान्य अवस्था में जब कोई भी विभवांतर स्थापित नहीं किया जाता तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो मुक्त गति है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में जा रहा है जिसके कारण इनकी जो औसत गति है वो शून्य मान ली जाती है और औसत धारा का मान भी शून्य रहता है। परंतु जब हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है, जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में, या कहें कि क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल का अनुभव करते हैं और त्वरित होने लगते हैं। यानी कि क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये क्या करने लगते हैं? बल के कारण गति करने लगते हैं। तो ये जो अभी अवस्था थी कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे, जैसे ही विभवांतर स्थापित हुआ सारे इलेक्ट्रॉन क्या हुए? क्षेत्र के विपरीत एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, जिसके कारण इस चालक में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल को बोला जाता है धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। कि विभवांतर स्थापित करेंगे, विभवांतर के कारण चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र बनेगा, ये वैद्युत क्षेत्र चालक के इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा और इस बल के कारण सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में त्वरित हो जाएंगे और एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करने लगेंगे। इसको बोला जाता है धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब देखिए, जब चालकों में धारा प्रवाहित होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हमको 2-3 निष्कर्ष मिलते हैं। क्या? पहला आपका आता है अनुगमन वेग। अब समझिए, मान लीजिए ये एक चालक है, इस चालक के सिरों के बीच जैसे ही विभवांतर स्थापित किया गया तो विभवांतर स्थापित करने पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों पर बल लगा और उस बल के कारण सारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक निश्चित दिशा में गति करेंगे या क्षेत्र के विपरीत गति करेंगे। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जब क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं तो एक बात समझने वाली है कि ये इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु से निकल के आए हैं वो परमाणु किस में बदल चुका है? आयन में। तो वो जो आयन होंगे वो आयन भी कहाँ होंगे? इसके बीच बीच में कहीं ना कहीं होंगे। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विभव के कारण एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं तो अपनी गति के दौरान वो एक दूसरे से, या यूं कहें धनायनों से टकराते हैं। गति करेंगे तो ये बीच बीच में क्या होगा? धनायन मिलेंगे, ये उन धनायनों से टकराएंगे। तो टकराने के कारण इनकी जो गति है वो बार बार प्रभावित होती है, या इनका जो वेग है वो बार बार कम ज्यादा होता है। इस स्थिति में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं तो लगातार 2 टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है, लगातार 2 टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। अगर हम बात करें इस अनुगमन वेग की
तो इस अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाह वेग। होता क्या है? लगातार दो टक्करों के बीच औसत वेग। क्लियर? पूरी प्रक्रिया समझ लो कि जब चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं। अपनी गति के दौरान वो धनायनों से या अन्य इलेक्ट्रॉनों से लगातार टकराते हैं, जिसके कारण उनका वेग बार बार कम ज्यादा होता है या बदलता रहता है। इस स्थिति में लगातार दो टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं Vd से। V यानी कि वेग, D मतलब सफिक्स में लगा है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो अनुगमन वेग को इंग्लिश में बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए इसके सफिक्स में लगाते हैं Vd। क्लियर? दूसरा अगर हम बात करें तो अब यहां पर देखिए दूसरा निकल के आता है आपका श्रांति काल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? फिर से वही बात समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक चालक है, ये चालक है। इस चालक के सिरों पर जैसे ही विभवांतर स्थापित किया जाता है तो विभवांतर स्थापित करने पे क्या होगा? धारा प्रवाहित होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करेंगे और अपनी गति के दौरान ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? धनायनों से या दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे। तो जब ये टकराएंगे, टकराने के कारण बार बार क्या होगा? इनका वेग बदलेगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन पहली बार टकराया, टकराने के बाद इनका वेग कम हो गया, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि विभव के कारण उत्पन्न हुआ वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाता है। तो टक्कर लगने के कारण इलेक्ट्रॉन धीमा पड़ गया, वेग कम हो गया, लेकिन पीछे से जो बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, ये क्या करेगा? फिर से इलेक्ट्रॉन के वेग को बढ़ाएगा। और इलेक्ट्रॉनों के वेग का जो बदलना होता है या वेग परिवर्तन की जो दर होती है, उसी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। यानी कि इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा। तो स्पीड बार बार कम ज्यादा हो रही है, तो जो टकरा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो समान समय अंतराल पर टकराएंगे। समान समय अंतराल पर नहीं टकराएंगे तो इसका मतलब क्या है? लगातार दो टक्करों के बीच औसत समय अंतराल, औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की लगातार दो टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। और अब समझ लीजिए ये जो आपका श्रांति काल है, इसको प्रदर्शित किया जाता है टाउ से। तो लगातार दो टक्करों के बीच का जो औसत वेग है वो अनुगमन वेग या अपवाह वेग। लगातार दो टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल, उसको बोलते हैं श्रांति काल। यानी कि कितने समय तक वो इलेक्ट्रॉन फ्री रह सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम आगे बात करें तो तीसरा निकल के आता है माध्य मुक्त पथ। अब माध्य मुक्त पथ फिर से वही, लगातार दो टक्करों के बीच कोई भी इलेक्ट्रॉन जितना पथ यानी कि जितनी दूरी चल लेता है, लगातार दो टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। दो टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्लियर? लास्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या है, समझिए। हमने क्या बोला कि जब हम विभवांतर स्थापित करते हैं चालक पर तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है और उसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु पर जितना ज्यादा बल लगाओगे वस्तु का वेग उतना ही ज्यादा होगा, जितना कम बल लगाओगे उतना ही कम होगा। तो अगर हम चालकों में बात करें
तो किसी भी चालक में जो आपका अनुगमन वेग होता है, क्या होता है? अनुगमन वेग। किसी भी चालक में अनुगमन वेग यानी कि Vd चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र लगाओगे गति उतनी ज्यादा, वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो बल ज्यादा होगा तो उतनी तेजी से गति करेगा, उतनी तेज स्पीड पकड़ेगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक आया कि किसी भी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम यहाँ से अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है म्यू इंटू ई। अगर यहाँ से म्यू का मान निकाला जाए तो यहाँ से म्यू का मान आता है Vd अपॉन ई। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर म्यू एक नियतांक है, इसी नियतांक को बोला जाता है गतिशीलता। क्या बोलते हैं? गतिशीलता। एक सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि किसी भी वस्तु पर जितना ज्यादा बल लगेगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी, और बल ज्यादा कब लगेगा? जब वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। वैद्युत क्षेत्र के कारण ही बल लगता है, क्योंकि बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बल का फॉर्मूला होता है E इंटू क्यू। तो जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र बल उतना ज्यादा, बल ज्यादा तो वेग ज्यादा। इस प्रक्रिया में जो वेग आया वो किसके? वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती आया। एक नियतांक आ गया म्यू, इसी नियतांक को बोलते हैं गतिशीलता। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के लिए बात की जा रही है तो इसको बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। अगर यहाँ से हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या आएगी? किसी चालक में प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को, किसी चालक के प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। या यूं कहें कि किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। क्लियर? तो बहुत सिंपल से टॉपिक थे जो आज हमने समझे। कौन कौन से टॉपिक हमने समझे हैं? पहला टॉपिक था हमारा धारा, फिर धारा के प्रकार, एसी और डीसी दो प्रकार की, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, जिसमें हमने अनुगमन वेग समझा है, श्रांतिकाल समझा है, माध्य मुक्त पथ और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। देखिए, जो आपका अनुगमन वेग है इससे संबंधित कुछ संबंध या कुछ डेरिवेशंस आगे आने वाले हैं, और बोर्ड की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमको इससे मिलते हैं। आगे चलते हैं। तो देखिए, गतिशीलता से संबंधित एक न्यूमेरिकल है जो बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है। 0.2 मीटर लंबाई के एक चालक के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 3 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड हो तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी एक बात समझना, दिया जो जा रहा है हम उसको नोट करते हैं। चालक की लंबाई 0.2 मीटर, विभव कितना? 12 वोल्ट। ठीक है। क्या दिया है? अनुगमन वेग दिया है कितना? 3 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अब जरा इसको समझो, 3 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम यहां पर बात करें गतिशीलता की तो अब इसको समझना, गतिशीलता क्या होगी? म्यू। म्यू इज इक्वल क्या होता है? म्यू इज इक्वल होता है Vd अपॉन ई। ई हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम है कि जो ई होता है वो किसके इक्वल होता है? ई होता है V अपॉन एल के इक्वल। जब ई V अपॉन एल के इक्वल हो जाएगा तब क्या आएगा आपका? तब जो आपका म्यू आएगा वो आएगा आपका Vd अपॉन V अपॉन एल। एल ऊपर जाएगा यानी कि म्यू इज इक्वल Vd इंटू एल अपॉन वी। क्लियर? क्या मान है? Vd का मान है 3 × 10⁻⁴
इंटू एल मतलब 0.2 अपॉन विभव कितना है 12। क्लियर। अब यहां से देखिए, यहां से अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये कितना आएगा, 3 चौके 12, 4 से आप इसको काटोगे तो अगर आप इससे 2 से काटते हो इस 4 को, ठीक है, ये 3 चौके 12 आया, 2 से आप इस 4 को काटोगे तो ये आप चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 20 इंटू 10 की घात -6/4। 10 की घात -4 था, हमने 0.1 अंक आगे ले गए हैं, एक 0 और बढ़ा दिया तो ये हो गया 20 इंटू 10 की घात -6/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 में 4 का भाग दोगे तो ये आपका जो म्यू आएगा वो आएगा आपका 5 इंटू 10 की घात -6। क्लियर। ये आ गई आपकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जो क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए। क्लियर, सिंपल है। म्यू इज इक्वल वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई में ई का जो मान होता है वो वी अपॉन एल हम रख लेंगे और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।